अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज यूसुफ गिलानी साहब ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया अपनी पार्टी को। उनका ज़ाहिर आपने देखा होगा कि असेंबली में हारा था वोट, सेनेट में जो सेनेट का वोट था जो स्टेट बैंक का, वो हार गए थे। लेकिन उस पर जाने से पहले काजी फाइज ईसा साहब का केस का एक तफसीली फैसला आया जाता था, उस पर थोड़ा सा कानूनी राय ले ली जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, और उनकी तरफ से कहा गया कि दुरुस्त फैसला, तारीखी फैसला है ये जो आया है। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि क्या फिर जजेस एहतसाब से बालातर हैं। ये वो आर्गूमेंट है जो दूसरी साइड से दिया जा रहा है। एजाज अहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे शुरू करते हैं, फिर फारूक हबीब साहब और मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ होंगे। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब, ये आपने देखा होगा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आपके ख्याल में किसका मौकफ दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एहसन बून साहब फरमाते हैं तारीखी फैसला है, या हुकूमत या लॉ मिनिस्टर कहते हैं फिर जजेस एहतसाब से बालातर हैं? ये फैसला बड़ा अजीब है और इसको मुझे पढ़ के तो बड़ा दुख हुआ है। ये शुरू होता है इतनी ग्लोरियस और ग्रैंडियोस स्टेटमेंट से कि नो वन इज अबव द लॉ। एजाज साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज जरा नहीं आ रही। जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज एजाज साहब। अच्छा, ये बड़े ग्रैंडियोस स्टेटमेंट से ये शुरू होता है कि नो वन इज अबव द लॉ एंड नो वन कैन बी ट्रीटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और इस तरह लगता है कि जिस तरह अब सब शेर और बकरे सब एक लाइन में, या महमूद और याद एक लाइन में इनको खड़ा कर देंगे और अल्टीमेटली ये कहते हैं कि सब के सब जो है उनमें से कोई एहतसाब से मुस्तस्ना नहीं है। पर जज के जो पीरी बच्चे हैं उनसे आप नहीं पूछ सकते उनकी असासों से। कोई ऑफिशियल, कोई इदारा ऐसा जो कि करप्शन पे मामूर हो, FIA या कोई, वो उनसे नहीं पूछ सकता। लेकिन किस कानून के सर, असल तो सवाल ये कि किस कानून के तहत पूछें? रोपा मौजूद है, आप लोगों को जो पॉलिटिशियंस हैं दूसरे उनके कहते हैं उनके लिए तो कानून मौजूद है, लेकिन किस कानून के तहत पूछें जजेस से कि उन्होंने उनके बच्चों का या उनकी बीवी के बारे में? एंटी करप्शन है, नैब ऑर्डिनेंस किसके लिए है? नैब ऑर्डिनेंस पे एनी पर्सन है। ये नहीं है कि जस्ट ए पब्लिक ऑफिस होल्डर। ए पब्लिक ऑफिस होल्डर और एनी अदर पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस। ये इसमें क्या है? इसमें कोई और एंटी करप्शन लॉज तो है वो 1947 से लेकर चले आ रहे हैं। तो ये बात मैं एग्री नहीं करता हूँ कि हम सब इक्वल हैं। इस मुल्क में सारे इक्वल हैं, पर देर आर 17 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद देयर 17 वाइव्स एंड देयर सेवरल चिल्ड्रन। वो इसमें उनको इस्तेस्ना है और इस्तेस्ना नहीं है सर। एक तो ये कहा गया, अगर मैं ये फैसले की रोशनी में आपको कह, उन्होंने कहा कि अपने तौर से शुरू करें, सरकार इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, सरकार ऑर्डर नहीं कर सकती, और कोई जिस तरह उन्होंने FBR को कहा कि FBR अथॉरिटी भी किस तरह कर सकती है, वो तरीकाकार उन्होंने कहा वजह करना पड़ेगा। ये नहीं तरीकाकार कि सरकार इसके अंदर एसेट रिकवरी यूनिट वगैरह ये कर सके। ओ काशिफ ये कोई बात है? ये बात है कोई कि जी ये जो है सरकार इसमें वो नहीं कर सकती, इनका क्यों नहीं कर सकती? आप कहते हैं रेफरेंस ही गलत है। रेफरेंस करना एक आईनी हक है प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का। आप कहते हैं उनका हम हक ही खत्म कर रहे हैं। किस तरह खत्म कर सकते हैं? वो जज की अगर अकाउंटेबिलिटी, अगर जज, अब आप वो देखें अरसलान इफ्तिखार वाला, और सलान इफ्तिखार का जो मामला था
वो खटाई में पड़ गया। जज खुद हमसे कहा करते थे कि टोनी बड़ा जो सिटिंग जजेस थे कि टोनी बड़ा बदनामी ला रहा है हमारे जानिब। तो ये चीज जो है, इफ यू आर आइदर यू आर इक्वल बिफोर द लॉ और यू आर नॉट इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन सर मुझे मैं फैसला जो कहता है, बीच में जरा इंटरप्ट ना करो, 2 मिनट दे दो मुझे। जी। जजेस के बारे में एक फोरम बना हुआ है, फोरम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ठीक है। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये भेजते हैं मामला, मैं प्राइम मिनिस्टर के कोई साथ नहीं हुआ, नॉट इन हिज पार्टी, कोई मैं कहता हूँ ये हमारे साथ इसी किस्म का सलूक किया करते थे स्वाय नवाज शरीफ के। ये अब वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज है कि वो अकाउंटेबल रखे। वो एक देखते हैं कि एक जज साहब की बेगम है, उनकी 3 प्रॉपर्टीज है, वो सोर्सेज डिक्लेयर नहीं है, 3 प्रॉपर्टीज है, कोई पे नेम्ड है। तो अगर प्रेसिडेंट क्या लेता है कि उसका पता किया जाए, तो आप उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं भेज सकते क्योंकि वो जज नहीं है, मोहतरमा जज नहीं है। आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्योंकि वो जज की बेगम है, वो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ये आप बड़ी ज्यादती करते हैं अगर उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर आप एक देखिए छोटी सी सर, लेकिन एक और सवाल है सर, क्या इंडिपेंडेंट वाइफ जो टैक्स पेयर हो, असम्पशन है, एग्जम्पशन नहीं है, फैक्ट है, टैक्स पेयर हैं, क्या उनको आपके ख्याल में जज साहब उसके जवाबदेह होने चाहिए? कानून क्या कहता है? जज साहब जवाबदेह होने चाहिए अगर उनके देखिए स्पाउस एंड डिपेंडेंट ये बीच में लिखा हुआ है, इनके असासों के जज साहब जवाबदेह होंगे अगर वो बिल्कुल वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जस्टिफाई करवाने के लिए आपने सरीना बीबी को ही लिखना है ना, आपने सरीना बीबी से ही कहना कि आपके आए में ऐसे तो इनको जस्टिफाई करें, क्योंकि जज को तो आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं जजेस कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अलावा कुछ नहीं पूछा जा सकता। और एक मैं आपको बताऊं, इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो बड़ा अजीब है इस जजमेंट में। टर्निंग पॉइंट ये है कि जजेस ये कहते हैं कि जिस वजह से ज्यादती हुई है सरीना बीबी से और एक किस्म का मिस ट्रायल हो गया है, मिस प्रोसीडिंग्स हो गई है, वो क्या है? वो ये है कि जो जजेस थे जिन्होंने इनका बयान लिया और ऑडियो वीडियो, उसमें जब इनका ऑडियो वीडियो बयान लिया गया अकॉर्डिंग टू हर ओन रिक्वेस्ट, उनका ऑडियो वीडियो बयान दिया गया, तो सरीना बीबी से ये नहीं पूछा गया कि क्या आप चाहती हैं या मुखालफत करती हैं आपके ये कि एफबीआर आपके से इन्वेस्टिगेट करे, डू यू वांट द इन्वेस्टिगेशन और आर यू अपोज टू द इन्वेस्टिगेशन बाय एफबीआर? ये सवाल नहीं किया गया। ये सवाल जरूर होना चाहिए था। अच्छा, अब अगर सवाल होता तो शी वुड हैव सेड आइदर यस और नो। इफ शी हैड सेड यस तो कोई फर्क ना पड़ता क्योंकि एफबीआर तो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, एफबीआर को रोका इन्होंने इन्वेस्टिगेशन से। और अगर इफ शी हैड सेड नो, आई डोंट वांट द एफआईआर टू इन्वेस्टिगेट माय केस, तो उससे एक पे ही पड़ा था कि व्हाई डज शी, व्हाट डज शी हैव टू हाइड। तो इस क्वेश्चन पे जजमेंट टर्न कर रही है असल में, और किसी चीज पे नहीं। इज टर्निंग ऑन दिस क्वेश्चन कि क्यों सरीना बीबी को when she was making a submission on video link, उनसे ये सवाल क्यों नहीं किया गया? और फिर वीडियो लिंक को इन्होंने बड़ा कोई अहमियत नहीं दी। अब वीडियो लिंक, काशिफ आजकल बहुत काम वीडियो लिंक पे हो रहा है जजेस में। कराची में बैठा है, खड़ा है वकील और उसका क्लाइंट बैठा हुआ है और इस्लामाबाद में से वो वीडियो लिंक पे प्रोसीडिंग चल रही है और दे आर क्या बिल्कुल वैलिड, उनमें कोई सुकम नहीं,
और ग्रेजुअली ये मूव उस तरफ कर रहा है कोर्ट सिस्टम, और इसका बड़ा फायदा है। वो क्लाइंट वकील को उठा के लाए हैं इस्लामाबाद और 2 दिन रखे, 2 लाख रुपया उसपे खर्च करे, वापस ले। दिस वेरी आई एग्री कि ये जो रिमोट तरीका शुरू हुआ है वीडियो लिंक पे, इट्स वेरी गुड। आखिर में सर ये बताएं, इसमें कहा गया कि जो वुज़रा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपके ख्याल में कोई कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तरीके से? अब कानून की बात करें सर, गलत तरीका अपनाया गया, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अगर सेट असाइड हो जाता है फैसला इन वुकला से लॉ मिनिस्टर से, आप जदीद इस्तेलाह गलत किए पर कार्रवाई की जाए, तो फिर सर आपकी आवाज कट रही है एतजाज साहब। कोर्ट में आप सेट असाइड करते हैं, रिव्यू काटे नहीं इनको। मुझे सर माफी चाहता हूं, आपकी आवाज कट गई एतजाज साहब। हम कोशिश करेंगे कि उनका वक़्फ़ ब्रेक के बाद दोबारा ले लें। बिल्कुल उनकी आवाज नहीं आ रही थी। ये सेनेट में अगर इजाजत दें तो मुसद्दिक साहब बहुत गुस्से में भी रहे। मुसद्दिक साहब, ये आज गिलानी साहब ने इस्तीफा भी दे दिया है, आप बड़े गुस्से में भी थे। गिलानी साहब आते तो बिल जीत जाते, चेयरमैन का भी वोट पड़ गया। क्या हो जाता अगर आ जाते सेनेट में? आपका ख्याल है कि इस्तीफा कबूल कर लेना चाहिए गिलानी साहब का, बिलावल साहब को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ़र्क पड़ता। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है वहाँ पे 43 वोट्स बाय 43 वोट्स थे, और गिलानी साहब क्योंकि वैसे तो 7 लोग एब्सेंट थे, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। शफीक तरीन साहब नहीं थे, तला महमूद साहब नहीं थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नहीं थे, नुज़्ज़त सादिक साहिबा नहीं थी, नसीम एहसान साहिबा नहीं थी, कासिम रांझू साहब नहीं थे, और सिकंदर मोहिंद्रो साहब नहीं थे। और कुछ इनमें से ऐसे लोग हैं जो उनके पास यकीनी तौर पे कुछ कैंसर के पेशेंट्स हैं, कुछ दीगर लोग थे। सर आपको याद होगा रजब बलोच कैंसर पेशेंट मियां साहब को दोबारा सदर, वो आपको याद होगा ना, वो आप जब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ये सदर नहीं बन सकते, कानून में तरमीम की गई थी, कैंसर पेशेंट आए थे वोट डालने। सो आई नो, आई अंडरस्टैंड कि वो इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, बट यू आर सेइंग कि इनमें से कुछ लोग नहीं आए, वो बवजूद नहीं आए हैं, फॉर गुड रीजन नहीं आए हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि वैसे तो सबके ऊपर बराबर का बोझ है, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्योंकि उनका काम होता है पूरी ऑपोजिशन को चलाना अपने साथ, तो उनका वहां पे मौजूद ना होना वो गैर मुतवक्का था। दूसरी अहम बात रली मिली थी सर, असल बात पे है ना, गैर मुतवक्का तो था, लेकिन क्या रली मिली भी थी? ये रली मिली तो अगर आप पैटर्न देखना चाहें तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि पिछले जो 5-6 वोट हुए हैं, मसलन फैटफ के 2 वोट हैं जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ कानून साजी की गई थी। एक में कंप्यूटर्स को हैक करने का राइट दिया गया था और टेलीफोन हैक करने का राइट दिया गया था, घर में इंटेलिजेंस भेजने का राइट दिया गया था। दूसरा एक बिल आया था जिसमें आपको याद होगा कि ये कहा गया था कि इंटीरियर सेक्रेटरी जो हैं वो आपकी जायदाद भी कुर्क कर सकते हैं और आपके अकाउंट्स भी फ्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नैप का बिल आया, फिर उसके बाद ये स्टेट बैंक का बिल आया। आप ये कह रहे हैं कि एक पैटर्न है जिसके तहत इन अहम बिलों पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होते सेनेट में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्रॉडर इशू है। जी, मैं समझता हूं ये ब्रॉडर इशू है। मैं समझता हूं हम सबको तहकीक करनी चाहिए कि वो एक पैटर्न के तहत कोई ऐसी बात तो नहीं नज़र आती कि कुछ अशखास जो हैं वो हर मर्तबा नहीं आ पाते किसी भी वजह से, उसके ज़रिए आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। फिर दूसरा पैटर्न देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को पर नैप की इंक्वायरीज़ खोली गई हैं या कोई वीडियोज़ दिखाई गई हैं, क्योंकि इसके ज़रिए ये जो तरीक़ाकार है जिस तरह सेनेट चल रहा है ये मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। हमें कहा जाता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टिंग बात करें थोड़ी सी तो बेहतर होगी। आपके ख्याल में लोगों के ऊपर नैब की इंक्वायरियां खोलकर मजबूर किया जाता है वो ना आए, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो बिल्स पर ना आए, और गिलानी साहब इसी वजह से नहीं आए कि उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं? क्योंकि मैं गिलानी साहब के मुतालिक ये कहूंगा कि गिलानी साहब क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है
उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में खुद कहा कि दिलावर खान साहब तो मौजूद नहीं थे, आ भी नहीं रहे थे, तो मैंने उनसे ख़ास दरख्वास्त की कि वो आएँ। और दिलावर खान और उनके पूरे ग्रुप ने आने के बाद इस बिल की मुखालफत की। दिलावर खान साहब भी हमारे दोस्त हैं और एक मोहतरम मेंबर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब दिलावर खान साहब ने किसी भी बिल के ऊपर ऑपोजिशन का साथ नहीं देना तो उन्हें चाहिए कि वो हुकूमती बेंच पे बैठें। वैसे ये उनका हक है कि वो जिस मर्जी बेंच पे बैठें। अगर वो ऑपोजिशन बेंच पे भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मदद से बने थे गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और वो चाहते हैं कि नहीं हम ऑपोजिशन बेंचेस पे लेकिन ये हो गया शुरू, आपकी बात ठीक है। आप लोग एक आदमी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब्बासी साहब एक सेकंड जी, एक सेकंड नहीं, मैं एक आदमी को पॉइंट आउट सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप मीठा मीठा हबहब करें, मतलब आपने लिस्ट बताई कि ये लोग मिसिंग हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि जी कोई वजह है कि जो ये अहम बिलों के टाइम नहीं आते, लेकिन आप कह रहे हैं बंदा एक ही 2 नंबर है ना सारे। भाई या तो क्या सारे 2 नंबर हैं, या कि ये 2 या 3 2 नंबर हैं। ये तो ना करें ना आप विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेलना। नहीं, लेकिन ये मैंने कहा नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं वो बात जो मैंने तो आप कुछ कह भी नहीं रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है। आपने पिछले 5 मिनट में बहुत कुछ कहा और कुछ नहीं कहा। आप मेरी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं। सर मेरी बात सुने, मैं आपकी और कितनी डॉक्टर साहब में 8:14 पे आपके साथ शुरू हुआ, उसके बाद आप उस वक्त से बंदों के नाम गिना दिए, आपने वजह गिना दी, आपने नैब गिना दिया, आपने इंक्वायरियां गिना दी, आपने केस गिना दिए, गिलानी साहब, दिलावर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूं पिछले 8 महीने से आप क्या कह रहे हैं। अब इजाजत है बात बताएं सर। आप मुझे इजाजत दें। मैंने आपको कहा है कि एक पैटर्न के तहत कुछ अशखास को, किसी को नैब, किसी को वीडियो, किसी को डरा धमका FIA के जरिए वोट दिलवाने का एक तरीक़ाकार है। ये तरीक़ाकार हमेशा चलता आ रहा है जब से ये चेयरमैन सेनेट के जो है मुंतखब हुए हैं। अभी मैंने पहले भी फ्लोर पे दरख्वास्त की है, मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी, कि वो जो वीडियो कैमरे पकड़े गए थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को चाहिए कि उनको उठाएं। ठीक है। और पूछा जाए कि मुस्तफा खोखर और मैं क्यों उस कमेटी का मेंबर नहीं है जिन्होंने पकड़े थे। अगर हमारे पास सर वैसे आप नाम लेना पसंद करेंगे? सिर्फ एक सेकंड काशिफ साहब, सिर्फ एक सेकंड काशिफ साहब, सिर्फ एक सेकंड ये समझ नहीं पाया कि आप किस काशिफ साहब में कह रहे हैं कि उनके इंक्वायरियां या नैप। यार हद हो गई है। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास, मैंने आपको, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे से बिल्कुल नाराज हो रहे हैं। ना, बिल्कुल भी नाराज। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हर वोट के ऊपर मुंतखब करके लोगों को टारगेट करके उनसे वोट दिलवाया जाता है। ये मैं आपको कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बाकी तमाम अफराद से ज्यादा बड़ा फर्ज है कि वो वहां पे मौजूद हों और अपनी गिनती पूरी करवाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिलावर साहब जिनके वोट से वो आए हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि ये ऑपोजिशन के साथ हैं तो फिर उनका वोट दिलवाना उनका फर्ज है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर दिलावर खान साहब का ग्रुप एहतराम के साथ, अगर उन्होंने हर वोट पे हुकूमत को सपोर्ट करना है, तो ना आप उन्हें ऑपोजिशन में गिने ना हम उनको ऑपोजिशन में गिनते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज तक जो तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन हो चेयरमैन सेनेट का, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो दिलावर खान साहब की मौजूदगी में, वो तमाम चीजें अवाम के सामने आनी चाहिए। ये मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये मेरा मुकदमा है। सर वो मसला ये, मैं तो ये मैंने गलती वो कह रहा था कि बार बार जो मुसद्दिक साहब कहते हैं ना कि इंक्वायरीज हैं, केसेज हैं, इन्होंने जो नाम लिए उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं जो जिनको बेहाल ही कोविड पॉजिटिव, नौजत सादिक साहबा का इन्होंने नाम लिया। क्या इनमें से अक्सरियत लोग जो PMLN के लोग मिसिंग हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक तो PMLN से भी है बहुत से लोगों का, तो क्या ये इंक्वायरियों, नैब केसेस रल गए हैं जाके हुकूमत के साथ या उन लोगों के साथ जो कवानीन पास होना कराना चाहते हैं? देखें, पहले तो ये है कि 2 महीने से ये हमें बता रहे थे कि स्टेट बैंक का बिल जो है वो हम नहीं पास होने देंगे जी, स्टेट बैंक का बिल नहीं हम पास होने देंगे, नहीं होने देंगे जी, नहीं होने देंगे। तो फिर आप, ये है इनकी तैयारी, बड़ी नाअहल ऑपोजिशन है। और मैं समझता हूँ आपके साथ रल गए हैं। सुन तो लें ना, हमने तो इनका शुक्रिया अदा किया है कि इन्होंने जो है वो स्टेट बैंक का बिल जो है वो पास करवाया है। सबके इल्म में था कि वो ज़रूरी था, एक शर्त थी, जाहिर बात है। आपने जो है वो IMF के पास जाना है, उनके बोर्ड ने जो है उसको आपका जो अगली ट्रांच आनी है उसको मंजूर करना है। तो हमने तो इनका शुक्रिया अदा किया है। असल में हुआ ये है कि अपोजिशन ने एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है। इससे बाद कोई और चीज़ इनके पल्ले रह नहीं गई। जो सेनेट में बार बार होता है, ये हमेशा ही जो है वो नैब आ जाती है, हमेशा को आ जाता है, ये तो जिहाद है। हाँ, लेकिन इसमें ये भी तो देखें, उनका भी एक केस वैलिड है ना कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं, दिलावर खान साहब का वो जिक्र कर रहे हैं। मतलब आप वक्त पड़ने पे तो आप ही वोट डालते हैं ना। नहीं, एक मिनट सुनने, देखा नहीं, ये जो है ना तो जिहाद है, ये निकाल दें उनको,
जो पहले जब लोग लेकर आए थे, जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद जब ये लेकर आए थे, उस वक्त उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की थी ना। शहबाज शरीफ ने भी कहा था, बिलावल ने भी कहा था कि जनाब हमारी पीठ में छुरा घूम पाया, हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हुई। अब जरा मुझे थोड़ा किसी ने भी नहीं नहीं काशिफ क्या साहब, गिलानी साहब आपके साथ है? नहीं काशिफ साहब जरा गिलानी साहब क्यों गैर हाजिर? देखें किसके साथ हैं किसके साथ नहीं भाई है। अब ये बताएं ना, या तो वो तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि कुछ तो नहीं, है, नहीं, दाल में काला है बहुत सारा। फिर खोल के कहना मुझे तो आज जरा ना थोड़ी जरा बात करने देना। क्या बात करनी है? मुझे तो आज चले ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद आपको हुकूमत की भी सुननी है तो बात सुन लेते हैं। बहुत से यहां पर मसाइल ये हैं कि जो बिल पास हुआ एक सेनेट में, जिस तरह असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर ऑपोजिशन ने इसकी मुखालफत की थी। ऑपोजिशन ने एक स्टैंड लिया था, कहा था IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया है। उसका मौका था सेनेट में। सेनेट वो जगह थी जहां पे इसको रोका जा सकता था, लेकिन जब कानून साजी हुई तो हुकूमत जीत गई, ऑपोजिशन हार गई। क्यों हारी? यही सवाल इसलिए कि क्या वजह हुई, क्या अंधू अंधू खाई जाओ चोरोला पाई जाओ, जो खालिद साहब कहते होते हैं, मुझे अक्सर उनको मैं कोट करता हूं इस चीज पर कि उतू उतू रोला पाई जाओ। तो क्या ये वाकई के अंदर से मिले हुए हैं, बाहर से सारे गुफ्तगू की हद तक या बयानबाजी की हद तक मुखालफत करते हैं? ये हुआ क्या है सेनेट में? ब्रेक के बाद मैं मुसद्दिक साहब से भी और हुकूमत से भी दोबारा पूछने की कोशिश करूंगा कि खुल के बताएं कौन किससे मिला हुआ है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जो सेनेट में जो वोटिंग हुई स्टेट बैंक के कानून पे, आप अभी मजीद इसके ऊपर कुछ ज्यादा खुशियां मनाना चाहते हैं, शादियाने में जाना चाहते हैं? उसके बाद मैं जरा एक सर्वे पे भी जाना चाहता हूं, उससे आपकी खुशी में काफी कमी बाकी है। नहीं देखें, खुशी का मामला नहीं है। मामला ये है कि हमें तो ये बताया गया था कि नून लीग ने अपने 80 वोट देकर यूसुफ रज़ा गिलानी को, उस यूसुफ रज़ा गिलानी को जिसको ये कहते थे उतरो कुर्सी से नीचे, तुम नाहल हो, घर जाओ, खत नहीं लिख रहे, उसको इन्होंने बड़ी खत नहीं, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया था। खत ही लिखना था ना स्विस बैंकों को। जब हुआ था अदालत का हुक्म नहीं माना था, जब सजा हुई तो ये आगे पेश थे। अब फिर उनको सेनेटर भी बड़ी इन्होंने धूमधाम से बनाया, और उस वक्त आपको याद है ना बड़े एक्शन किए गए थे, ये बड़ी खुशियां मनाई गई थी। अब भी मैंने कहता हूं ये एक्शन करें, ये इनको ये जो है ना, इसके ऊपर इनको खुश होना चाहिए। अब मसला ये है कि अब हो ये रहा है कि अब पीपल्स पार्टी वाली जो है ना, वो मार भी रहे हैं, रोने भी नहीं दे रहे, खुल के बात भी नहीं कर पा रहे। भाई आप उन लोगों को अलहदा कर दें अपने से, उनको कॉल आउट करें, उनको आप अलहदा कर दें। अब मुझे बताएं ना कि फजल रहमान साहब जो हैं, चले यूसुफ रज़ा गिलानी को तो ये टारगेट करी जा रहे हैं। आज उन्होंने इस्तीफे की भी बात कर दी, हालांकि इस्तीफा किसी और को देना चाहिए। किसको इस्तीफा? वो दे रहे हैं। किसको देना चाहिए? उनकी लीडरशिप को देना चाहिए ना, जरदारी को दें, बिलावल दें, वो इस्तीफे दें, ठीक है। लेकिन गिलानी साहब ने भी अपना इस्तीफा जरदारी साहब को या बिलावल साहब को भेजा होगा। वो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ही होगा। वही अब मसला ये है, मेरा यहाँ पर एक और है। मैं ये कहता हूँ जो PDM के सरबराह फजल रहमान बने हुए हैं ना, उनके सेनेटर भी नहीं मौजूद थे। सेनेटर तलहा कहां पर थे? उनको तो वहां पर होना चाहिए था। जो उनको कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी गायब, निकलो असेंबलियों से बाहर, गायब, निकलो, शाहिद हुसैन नहीं थे, नुसरत सादिक मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, ये नहीं थी। ये तो अहम चीदा अरकान थे जो, चलो मुशाहिद हुसैन को तो मैं ये कह सकता हूं उनको कोविड पॉजिटिव थे, दैट्स व्हाई ही हैज एन एक्सक्यूज ऑफ नॉट कम इन। इनकी और इत्तेहादी जमातें बलूचिस्तान की, उनके मेंबरान मिसिंग थे। देखे ना, अब मेरा मामला तो ये है, फजल रहमान तो कहते हैं जी असम्बलियां जाली हैं, इनसे बाहर निकल जाओ, जो लॉन्ग मार्चेस करो, आए रोज इजलास नजर आ रहे होते हैं। उनके अपने सेनेटर जो है वहां पर नहीं मौजूद थे, उनसे तो कोई सवाल नहीं कर रहा। उनसे भी थोड़ा सा सवाल जो है वो पूछा जाए ना, पता करें उनसे। असल मसला ये है कि हमने तो पहले दिन आपको कहा था कि अपोजिशन को गिराने के लिए अपोजिशन ही काफ़ी है। ये एक दूसरे को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं, हुकूमत नहीं ये गिरा सकते। लिहाजा ये इधर उधर जो है वो टामक टोइयाँ करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हाल आपका इनके सामने है। ये तीसरी बड़ी नाकामी जो है वो इनके सामने है। देखे ना, इतने समझदार हैं, लेकिन सर जहाँ ठप्पा लगाना होता है वहां ठप्पा नहीं लगाते। सुन लेना, मेरा ख्याल है सारे नलायक इकट्ठे हो गए इस बार। सुन तो लो ना, जहां टिक लगाना होता है वहां ये क्रॉस लगा के आ जाते हैं। तो आप देख लें कि ये मौके के ऊपर जो है वो क्या हो जाता है इनके साथ। तो ये इनकी अपनी सफ़ों के ऊपर मामला जो हैं वो खराब हैं, तो बढ़ के मारते रहते हैं। मलिक साहब, कोई आप लोगों ने अपने लोगों से पूछा कि वो किधर थे, या आपने टीवी प्रोग्रामों में भी नाम लेते रहे उनके? जी, मैंने तो हर एक का नाम लिया है। आपने खुद बताया कि पार्टी की तरफ से कुछ हुआ? वो कोविड पॉजिटिव थे, सुन लीजिए। और नुज़रत साहिबा की नवासी पैदा हुई हैं, वो कनाडा में थी उस वक्त मुकीम। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं, जो आज आपकी तनकीद है, मुझे लगता है कि ये तनकीद ठीक है,
क्योंकि अगर हमारी ऑपोजिशन की एक मेजॉरिटी है वहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि दिलावर खान साहब का ग्रुप जो है वो ऑपोजिशन का ग्रुप नहीं है, ये उनका हक है वो ऑपोजिशन बेंच पे बैठे, लेकिन मैं उन्होंने आज तक हमारे साथ वोट नहीं किया, मैं उन्हें नहीं गिनता। उसके बावजूद हमारी टाई है जो उस दिन तकरीबन हो गई थी। लेकिन अगर आप देखें इसको तो ये तमाम वोट्स जिनका मैंने जिक्र किया है, हर वोट का जो हारना है इसका मतलब है कि हमारे लोग जो हैं वो वोट डालने नहीं आते। इससे हमारा मुकदमा कमज़ोर होता है, आपका जो क्रिटिसिज्म है वो हक पे चला जाता है, और लोगों की नज़रों के अंदर हमारे जो पार्लिमान है उसका वक़ार बढ़ता नहीं है, घटता है। बिल्कुल इसी तरह जब चेयरमैन सेनेट जो हैं वो कैमरे लगाते हैं या कैमरे लगवा के इलेक्शन जीतते हैं तो पार्लिमान का वक़ार बढ़ता नहीं है, घटता है। इसी तरह जब वो बेसिकली वोट्स के अंदर लोगों को प्रेशराइज करते हैं या करवाते हैं तो पार्लिमान का वक़ार बढ़ता नहीं है, घटता है। और मैं समझता हूं कि पार्लिमान को बावकार होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत भी जो हरबे अपनाती है उसको नहीं अपनाने चाहिए, और मैं समझता हूं हमारे भी जो लोग हैं तमाम मोहतरम लोग उनको भी तरीके से खड़ा होना चाहिए और अपना मुकदमा पेश करना चाहिए। देखें, हमने आपको याद होगा कि ये मसाके जमहूरियत में लेकर आए, 15वीं तरमीम के मौके के ऊपर लेकर आए। लास्ट टाइम एहसन इकबाल ने जब ये मामला हुआ इन्होंने कहा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होगा। हमने अमली तौर के ऊपर उसके ऊपर काम किया। जब अमली तौर पे काम करने की बारी आई अपोजिशन बैक ऑफ कर गई। अब मुझे ये बताएं, जब ये शिकस्त खा जाते हैं फिर ये उस वक्त जो है वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, उस वक्त जो है वो इनकी जो आंसू होते हैं वो रुकते नहीं हैं। अब मसला ये है कि फिर आए ना, फिर आगे इस हवाले से कोई कानून साजी कर लें ताकि इसका हमेशा हमेशा के लिए रास्ता रुक जाए। आप हुकूमत को कह रहे हैं, हुकूमत को ना समझाएं, आप अपने अरकान को भी समझाएं, अपनी लीडरशिप को भी समझाएं। जब आप मुनासिब हमने तो हमेशा रिफॉर्म्स के हवाले से बात की। ठीक, लेकिन नेक्स्ट चले अब रिफॉर्म होगा। मैं एक राना सनौला साहब की स्टेटमेंट है, जरा सुन लें, पहले सुन लें सर, उसके बाद फिर मैं आ जाता हूं उसके। अब जी जरूर, असूल की बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, कैमरों की तहकीकात होनी चाहिए, कुछ चीजें बेतौकीर करती हैं सेनेट चेयरमैन के ऑफिस को, पार्लियामान को, अच्छे बड़े ऑफिस को। ये किसको बेतौकीर कर रहे थे? सुने राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे। अब तुम्हें कोई मरकर्शद नहीं मिलेगा, और अगर कोई मरकर्शद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। मतलब इसको अगर मैं आम फहम जुबान में ट्रांसलेट करूं तो वो फरमा ये रहे हैं कि आइंदा अगर हमारे खिलाफ किसी जज ने फैसला दिया तो हम उसका घेराव करेंगे, वो घटिया होगा, और हम उसके अदालत का भी घेराव करेंगे और अफराद के घर का भी घेराव करेंगे। अब ये मुझे एक बात बताएं कि अब ये फैसला कैसे होगा? राना साहब तो ये फैसला सियासी तौर पर करते हैं, वो तो अपना सियासी किबला देखकर फैसला करते हैं कि क्योंकि वो मियां साहब के साथ हैं तो मियां साहब तो अबव बोर्ड और अबव द लॉ है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर होगी तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला पहले भी हो चुका है। इज दैट व्हाट ही इज सेइंग? एनीवन, कोई जज अगर हमारे खिलाफ फैसला देगा तो उसके घरों का और उनकी अदालतों का घेराव करेंगे और घेराव जलाव करेंगे। मलिक साहब, नहीं, मैं नहीं समझता जी, मैं नहीं समझता किसी जज के घर का घेराव या जलाव करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ राना साहब जो अंदिया दे रहे हैं वो ये है कि अगर फैसले ऐसे हों कि आपको एक शख्स फैसले के साथ मिले, अदालत के पिछले दरवाजे से निकलता हुआ, तो फिर ऐसे फैसले जो हैं वो तनकीद का तो तनकीद बिल्कुल ये उन्होंने कहते ना कि हम तनकीद करेंगे, वो बात और होती है। उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा कि अगर कोई ये काम करेगा तो उसको धमकी समझा जाए अदलिया के लिए। जी, मेरा ख्याल है काशिफ अब्बासी साहब कि उन्होंने एक सियासी तकरीर में अल्फाज सख्त इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो असल बात उन्होंने की है वो आप ये कह रहे हैं कि अगर आइंदा आपका कोई ऑपोजिशन हुकूमती लीडर भी सियासी तकरीर में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाएगा किसी मामले पर तो वो ये लेवरेज आप उनको भी देंगे? मुझे नहीं लगता ये लेवरेज किसी को भी मिलेगी। ये अपने लिए होती है कि वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर गए। नहीं यार, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि वीडियोस के जरिए जब फैसले किए जाएंगे, बात ठीक है सर, वो फोन कॉल के जरिए, मलिक कयूम के जरिए अदालतों में फैसले किए जाएंगे। गलती तारीफ तो हमारी बहुत बुरी है। अपने बेटे से मेरी बात तो आप सुन ही नहीं रहे। आप फरमाइए। मैं ये कह रहा था, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाइल किया जाता है तो मनी ट्रेल ना देने पर सजा भी दी जाती है ना। दोनों सूरतें कि ये गलत होगा तो कुछ और एक ठीक भी है ना। ये भी कहा जाता ना कि मैंने जो असेंबली में कहा था, सर मेरी बात सजा दी जाती है, आपने खुद कहा था, मैं बोलूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो फिर ये कहना कि सियासी बयान था
और मनी ट्रेल देने का जो मैंने कहा था, वो दुबई से पैसे चले तो वहां गए, वहां से पैसे चले तो वहां गए, वो सारी सियासत की बात थी। हमने तो कतरी खत ले आते हैं, फिर ये भी होता ना। सो देयर इज there are two angles to everything that happens in this party, but मैं जरा हुकूमत को पूछ रहा हूं, हुकूमत इस बयान को कैसे देखेगी? मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जिस जगह पे सजा दी गई थी उसी के पिछले दरवाजे से आपने एक शख्स को, आप ही का एक जर्नलिस्ट दोस्त जो है वो कैमरा लेके उसके पीछे पीछे फिर रहा था कि आप कहां से निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो जब बात आपकी भी ठीक है होंगे तो फिर तो वो मैं आपकी बात दुरुस्त है क्या? मेरी बात दुरुस्त नहीं है जी? आपकी बात दुरुस्त है, बात खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं दोनों सूरतों में होना ये चाहिए, पॉलिटिशियंस को सीधा जवाब भी देना चाहिए और किसी को किसी के दरवाजे से भी नहीं निकलना चाहिए। ये दोनों चीजें गलत हैं। काशिफ अब्बासी साहब, ये जो बयान जी मैंने तो ये जो बयान है, आपकी दोनों बातें ठीक है। मैं ये जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को सुन लूं इस बयान को। ये जो इन्होंने बयान दिया है ये इनका एक्चुअली माइंडसेट है। ये इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं। ये शरीफ डॉक्ट्राइन है जिसके ऊपर अमल दरामद होता है, जिसको धमकी लगाओ, जो ब्रीफ केस से ना माने उसको धमकी लगाओ, धमकी से ना माने उसको रास्ते से हटाओ। ये मुझे बताएं कि किसको ढूंढ रहे हैं? रफीक तारर को ढूंढ रहे हैं, जस्टिस रिटायर्ड कयूम को ढूंढ रहे हैं, ये किसको ढूंढ रहे हैं? घेराव करना था ना उस जज का भी करते जो नैब अदालत को 6-6 महीने के लिए 3 जजों को ट्रांसफर कर जाता है। शहबाज शरीफ का टीटीओ का केस ही नहीं चलने देता, घेराव करते उसका घेराव इन्होंने किया है। ये जो बयान इन्होंने दिया है ये सीधा सीधा अदलिया के ऊपर इन्होंने हमला किया है। इससे पहले एक दफा निहाल हाशमी साहब ने कहा था कि बेशुमार लोग हैं। फिर मुझे आप ये बताएं ना, लेकिन सियासतदान में एक बात मैं एक बात पे मलिक साहब के साथ इस हद तक इत्तेफाक करता हूं, मैं तो आपकी सियासी जमातों के लोग अपनी मोहब्बत अपने लीडर को दिखाने के लिए हदें क्रॉस करते नहीं देखें, सबको एक बात पता है कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। काशिफ अब्बासी साहब, नहीं मोहब्बत का मामला, ये इनको कहा जाता है, ये कहते हैं, मुझे ये बताएं ये धमकियां दिलवाई जाती हैं। नहीं सुने, ये क्या बातें नवाज शरीफ ने नहीं की? जजेस बोगस से बढ़े हुए हैं क्या? मरियम सफदर ने ये बातें नहीं की? ये माइंड सेट है, ये शरीफ डॉक्टर है ना, ये इनकी सोच है। और भाई सीधा सवाल आप दें, ये मसरूर अनवर है 2008 से 2017 तक करोड़ों रुपए जमा कराता रहा शहबाज शरीफ के HBL के कैश अकाउंट में। मकसूद चपड़ासी जो है वो 4-4 अरब रुपया उसके अकाउंट से निकल आता है। 16 अरब रुपए का FIA का केस है। इनको नजर आ रहा है ओपन एंड शट केस है। सलमान शहबाज मुल्क से भागा हुआ है, जवाब इनके पास देने को कोई नहीं है। रंगे हाथों पकड़े गए हैं जिन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की थी, अब ये धमकियों के ऊपर उतर आए हैं। मुझे ये बताएं ना, चले उस केस में तो फिर ये कोई कतरी खत, कोई कैलबरी फंड, जाली ट्रस्ट डीड ले आए थे। यहां पर तो मजाक चल रहा है। शहबाज शरीफ से पूछो पैसे कहां हैं, वो कहते हमजा से पूछो। हमजा से पूछो, वो कहते सलमान शहबाज से पूछो। सलमान शहबाज कहां है जी? वो लंदन की ठंडी हवाएं खा रहे हैं, वो तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान नहीं आएंगे तो उनके ऊपर कानून कैसे लागू होगा? ये इनका काम है। ये जो इल्तमाओं के पीछे छुपते हैं, ये जो ताकतवर माफिया जो है, ये बात दुरुस्त है? ये खबर भी आ रही है कि शहजाद अकबर साहब के ऊपर प्रेशर ये था कि शहबाज शरीफ को अंदर डलवा। नहीं, प्रेशर की कोई बात नहीं है। क्या ये बात था? प्रेशर था? नहीं, कत्तन ऐसी चीज नहीं है। फिर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कह रहे हैं? सुन ले, देखिए कत्तन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें आजाद है, अदालतों के अंदर अपना अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मीडिया के ऊपर खड़े हो के, किस दुनिया के मुल्क के अंदर होता है, किसी को इजाजत हो कि वो कहे जनाब हमारे खिलाफ फैसला है तो असं तेनू देख लांगे। ये तो यही बात करने वाली है ना, तुम्हारा घेराव करेंगे। घेराव करने का मतलब ये है कि उनके बच्चे भी थ्रेट पे, वो भी थ्रेट के अंदर, और वो लोग धमकियां ले रहे हैं जिन्होंने पहले पता नहीं क्या क्या। ब्रेक के बाद मलिक साहब मसला ये है, यहां पर जैसे मैंने कहा, सियासतदान, सियासी रहनुमा अपने लीडरों को खुश करने के लिए हदें क्रॉस करते हैं, और बिल्कुल हदें क्रॉस करते हैं। और आप जैसे शरीफ लोग उसको डिफेंड करते हैं, जबकि कुछ लोग शायद उसको प्रमोट भी करें, लेकिन पार्टी लीडर उनकी वाहवाह करेगा। इस टाइम राणा साहब को कहा गया होगा, फोन या मैसेज करके छा गए, राणा साहब बिल्कुल तुम ठीक किया, देखो हर टीवी चैनल पे भी ये पैगाम चल गया, हमारा पैगाम सारों तक पहुंच गया होगा। क्या वजह है कि अगर आपको लगता है इतना गलत बयान है तो पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। राणा सनाउल्लाह साहब का बयान, मलिक साहब फैसला करके बता दें। वैसे पहले जुमले में ये जरूर कह दीजिएगा जिस क्लैरिटी के साथ आप मुख्तलिफ इशू से बात करते हैं, कि राणा साहब का बयान दुरुस्त है या गलत है। मैं समझता हूँ जी उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। उन्होंने जिस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश किया वो मुकदमा मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। राणा साहब के ऊपर
25 किलो 30 किलो हेरोइन डाली गई, उनको मौत की काल कोठरी में रखा गया। और सबको पता है कि हेरोइन डाली गई, और सबको ये भी पता है कि इमरान खान साहब के कहने पर डाली गई। इमरान खान साहब ने हेरोइन के केस से पहले कहा था कि मैं मूंछों से पकड़ के इनको मौत की काल कोठरी में डालूंगा। आप वो क्लिप चला सकते हैं। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कल कोई वजीर खड़ा होकर ये बात ये कहे, सर मैं ये सवाल आपके दोहराने लगा हूं कि अगर किसी ने इनके खिलाफ फैसला ना दिया, अब वो कहे हुकूमती खड़ा होकर कि अगर किसी जज ने शरीफ खानदान जो कि सबसे बड़े चोर है पाकिस्तान के, उनके खिलाफ फैसला ना दिया तो हम उस जज का घेराव करेंगे, उसकी अदालत का या उसके घर का घेराव करेंगे। आप इसको क्या कहेंगे? जरा सख्त बात कर गए हैं, थोड़ी ज्यादा सख्ती आ गई इनकी बात में कि ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी है कि आपने कहा है, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी है कि आप एंकर हैं और आप कह रहे हैं जो मुल्क के सबसे बड़े चोर हैं। अगर आप ये वाकई समझते हैं मैंने तो फिर उसके बाद मैं आपकी अदालत में क्या दरखास्त कर सकता हूं? अगर आप समझते हैं आपने बड़ी अच्छी डॉज किया इसको, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। डॉज नहीं किया, मैं कह रहा हूं फर्ज करें कोई ये कहता है अदालत में मैं पेश हुआ हूं और आप ये समझते हैं कि ये दो लोग हैं मुल्क के सबसे बड़े। देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कल अगर कोई हुकूमती किसी जज के बारे में ये रिमार्क दे कि मैं ये बिलीव जिस आप कहते हैं ना कि हमारा बिलीफ सिस्टम है, मियां साहब ने कुछ नहीं किया, जज मिले हुए, वो कहता नहीं जी हमारा बिलीफ सिस्टम है, मियां साहब चोर हैं और उनके खिलाफ अगर फैसला ना दिया तो हम ये करेंगे जो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। मैंने सिर्फ एक इफ के साथ हाइपोथेटिकल सवाल पूछा है। साहब ने ये बात नहीं की है, राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात नहीं की है। मैंने आपको ये बताया है और मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपकी ये बातें सारी ठीक हैं कि ये सबसे बड़े चोर हैं और जो मेरे भाई फारूक हबीब कह रहे थे वो भी ठीक कह रहे थे, तो फिर उन्होंने शहजाद अकबर को क्यों निकाला है? नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूं आपसे। वो जो क्लिप चला, मैं आपसे कह रहा हूं या तो आप कहें कि ये बात ठीक है, कोई भी करे, सर मुझे भी या गलत है, आप इसको स्पिन दे रहे हैं, मुझे मालूम है स्पिन कर रहे हैं आप, इसका जवाब नहीं देना चाहते। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आगे चलेंगे ना। नहीं यार, मैं क्यों नहीं देना चाहता, मैं आपके हर सवाल का जवाब हुकूमत ये जुबान इस्तेमाल करे, गालिबन वो जवाब सुनना चाहते हैं जो मैं नहीं देना चाहता, जो मैं जवाब देना चाहता हूँ आप बाज दफा नहीं सुनना चाहते, तो मुझे मौका दे दीजिए। वो आप तो वो बड़े प्यार से मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो बात की है उसकी आप स्पिरिट आप नहीं सुनना चाह रहे। जो बात उन्होंने की है उसकी आप स्पिरिट मैंने आपके सामने पेश की है कि जिस शख्स पे 30 किलो हेरोइन जिसकी सजा मौत है, उन्होंने यार ठहर जाओ सर, पंजाबी बोलने नाल खेड नहीं मुकनी, मैनू भी बोलनी आंदी पंजाबी, ये नहीं किहड़ी गल है। अंग्रेजी बोलने नाल भी खेड नहीं मुकनी, खेड तुसी मुका गए हो वैसे अपने ਵੱਲੋਂ। गल ते करन दिओ ना। मसला ये मलिक साहब क्या कहते हैं, ਜਿਹੜਾ सवाल ਤੁਸੀਂ पूछ रहे हो ਉਹਦਾ जवाब मैं नहीं देना, पर ਜਿਹੜਾ मैं कहने लगे ਉਹ ਤੁਸੀਂ चुप करके सुनो सारे। पसंद ना आए तो जनाब कहन कि मैं गल ही नहीं करन देनी, मैं फिर पंजाबी च गल ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ है। मैं पंजाबी तो जवाब नहीं दे सकता। कमाल हो गई ये तो पिछले दिनों हालिया ट्रेलर नैब के दफ्तर के बाहर भी दिखाया बड़ा मलिक साहब ने एक जुमला ये कहना है कि मियां साहब जो आप समझते हैं सबसे बड़े चोर मियां साहब, और बार बार जुमला रिपीट करी जा रहे हैं, हालांकि मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो ऐसी एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्या सी वो तो बार बार उन्हें रिपीट करी जा रहे हैं, मियां साहब सबसे बड़े चोर है। मैं कहीं शायद ना समझ नहीं हो देखे ना, अब ये पार्टी डायरेक्शन है कि राणा सनाउल्लाह के बयान का भी दफा करना है, वरना मलिक साहब ऐसे नहीं है, वो नहीं करते दफा। मैं क्लोज करना प्रोग्राम, नाज़रीन गुफ्तगू हमने सुनी, जल्दी अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।